बाह्य नेतृत्व एवं श्रम आंदोलन, आउटसाइड लीडरशिप एंड लेबर मूवमेंट्स। भारत के श्रम संघ आंदोलन की एक विशेषता एवं कमी यह रही है कि इस आंदोलन का नेतृत्व बाह्य लोगों के हाथों में रहा है। भारत के सभी केंद्रीय संगठनों के नेतृत्व पर नज़र डाली जाए तो ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। किंतु भारतीय श्रम संघ आंदोलन में भारी हस्तक्षेप या नेतृत्व के विषय पर कई दशकों से मतभेद चला आ रहा है। कुछ लोग इसे उचित मानते हैं तो कुछ इसे अनुचित। दोनों ही मतों के समर्थक अपने अपने तर्क और सुझाव देते हैं। इन तर्कों के नीचे हम विवेचना करेंगे। पहला है पक्ष में तर्क। जो लोग श्रम संघ में भारी नेतृत्व या भारी लोगों के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला, सर्वप्रथम तो भारत के श्रम संघ अधिनियम में ही ये प्रावधान है कि श्रम संघ की कार्यकारिणी में अधिकतम आधे सदस्य गैर श्रमिक या भारी व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा, अधिकांश भारतीय श्रमिक अनपढ़ व अशिक्षित है तथा वे नेतृत्वकारिता की कला में निपुण नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय श्रमिकों में सेवायोजों के प्रति निष्ठा भावना इतनी गहरी रही है कि वे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर पाते हैं। श्रमिकों की हीन भावना जिससे वे अपने आप को सेवायोजों के समकक्ष नहीं समझ पाते हैं। राजनीतिक व्यक्तियों या वकीलों में श्रमिकों की बात को दृढ़तापूर्वक स्पष्टता से रखने की क्षमता है। इससे श्रमिकों की स्वतंत्रता शक्ति बढ़ जाती है। राजनीतिकों में श्रम नीतियों में परिवर्तन कराने की क्षमता विद्यमान है क्योंकि उनकी राजनीतिक शक्ति और समर्थन सरकार को बाध्य कर सकती है। राजनीतिक जनमानस को आसानी से श्रमिकों के पक्ष में करने में सक्षम है क्योंकि उनका जनता से प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्वतंत्रता तथा संगठित करने के अधिकार की सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये प्रस्ताव श्रम संघों में भारी व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। विपक्ष में तर्क। जो लोग श्रम संघों में बाह्य नेतृत्व का विरोध करते हैं वे निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, भारी व्यक्ति आंतरिक व्यक्तियों में नेतृत्व शक्ति विकसित होने का अवसर छीन लेते हैं। भारी व्यक्तियों के नेतृत्व के कारण श्रम संघ पूर्ण प्रजातांत्रिक नहीं बन पाते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि बाह्य राजनीति के प्रभाव वाले व्यक्ति अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं तथा अन्य पदाधिकारी भी प्रजातांत्रिक विधि से नहीं चुने जाते हैं। बाह्य व्यक्ति श्रमिकों की समस्या को गहराई से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उन्हें श्रमिक के जीवन एवं कार्य दशाओं का अनुभव नहीं होता है। बाह्य व्यक्ति के समस्या को गहराई से नहीं समझ पाने के कारण समस्या के प्रस्तुतिकरण में अपेक्षित तीव्रता नहीं आ पाती है। बाह्य नेतृत्व के कारण सामान्य श्रम संघ अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। बाह्य नेतृत्व के कारण ही एक संस्था तथा उद्योग में एक से अधिक श्रम संघ बन जाते हैं जिससे श्रम शक्ति एकत्र नहीं रह पाती है। नेक्स्ट, बाह्य नेतृत्व के कारण एक से अधिक श्रम संघ को हो जाने से श्रम संघों में आपसी मतभेद एवं संघर्ष होने लगते हैं। उपयुक्त पक्ष एवं विपक्ष दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह सही है। न तो भारी नेतृत्व को जड़ से उखड़ा ही जा सकता है और न ही बाह्य नेतृत्व को बढ़ावा ही दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि श्रम संघों में बाह्य नेतृत्व हस्तक्षेप को कानून बनाकर समाप्त करने के बजाय श्रम संघों में आंतरिक ताकत उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि बाह्य नेतृत्व धीरे धीरे सर्वतः समाप्त हो जाए। इस हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। पहला, श्रमिकों में शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार किया जाए। नेक्स्ट, दूसरा, श्रमिकों के साथ अनुचित व्यवहार तथा उनको अनुचित रूप से परेशान करने पर सेवायोजकों दंड दिया जाए। श्रमिकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। श्रम संघों में भारी व्यक्तियों का निम्न अनुपात निश्चित किया जाए। 1000 तक की सदस्य संख्या पर भारी व्यक्तियों का प्रवेश 10%, 1000 से 10,000 तक की सदस्य संख्या पर भारी व्यक्तियों का प्रवेश 20% तथा 10,000 से अधिक की संख्या पर भारी व्यक्तियों का प्रवेश 30%। पुराने कर्मचारियों को श्रम संघों के आंतरिक व्यक्ति ही माना जावे। किसी भी श्रम संघ के पदाधिकारी को पदकाल में कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करने दिया जाए। बाह्य नेतृत्व की समस्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। श्रमिकों में जो शिक्षा का प्रसार होगा उनमें जागृति उत्पन्न होगी तो बाह्य नेतृत्व बढ़ता जाएगा। अब है भारत में श्रम संघ आंदोलन के विकास में बाधाएं। डिफिकल्टीज इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। भारत में श्रम संघ आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है किंतु अब भी ये अपनी अर्ध विकसित अवस्था में है। भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वगिरिये वीवी गिरि के
इन्होंने कहा है भारत में श्रम संघ आंदोलन अभी भी बाल्यावस्था में है। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया इज स्टिल इन एन इन्फेंट एज। श्रम संघों के अब तक विकसित नहीं हो पाने के कई कारण हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना पारो में ये स्वीकार किया गया था कि भारत में श्रम संघ आंदोलन की प्रमुख कमियां श्रम संघों की अधिकता, राजनीतिक द्वेषता, साधनों का अभाव, श्रमिक एकता का अभाव आदि है। इस प्रकार भारत के श्रम संघों के विकास में कई बाधाएं हैं। उन सब बाधाओं को हम दो भागों में बांटकर आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। पहली है आंतरिक बाधाएं, दूसरी है बाह्य बाधाएं। पहले अपन आंतरिक बाधाओं का अध्ययन करेंगे। आंतरिक बाधा, इंटरनल डिफिकल्टीज। श्रम संघों के विकास में जो आंतरिक बाधाएं हैं वे निम्नलिखित है। पहला, अशिक्षा तथा शिक्षा का निम्न स्तर। अधिकांश भारतीय श्रमिक या तो अशिक्षित हैं या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, अतः श्रम संघों के महत्व उपयोगिता को नहीं समझ पाते हैं। केवल हड़ताल करना ही श्रमिकों का एकमात्र कार्य समझते हैं, अतः श्रम संघों के कार्यों में भी सक्रिय भाग नहीं ले पाते हैं। केवल हड़ताल के समय तक ही श्रम संघों के सदस्य बने रहते हैं। अलग घोष के अनुसार अशिक्षित तथा नासमझ श्रमिकों में प्रजातांत्रिक परंपराओं को जगत करना सरल नहीं है और इसलिए श्रमिक अपने अधिकारों के लिए आशय संगठित नहीं हो पाते हैं। दूसरा, श्रमिकों की निर्धनता। जिस प्रकार भारतीय कृषक के लिए कहा जाता है कि वह रण में ही जन्म लेता है और रण में ही मरता है, यही बात यदि भारतीय श्रमिक के लिए भी कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय श्रमिक निर्धन होने के कारण वह अपने दिन प्रतिदिन की आर्थिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाता है। परिणाम स्वरूप वह श्रम संघों का समय समय पर चंदा देने तक में भी असमर्थ ही रहता है। ऐसी स्थिति में लंबे आंदोलन चलाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, श्रमिकों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति। भारतीय श्रम संघ आंदोलन में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि श्रमिक रूढ़िवादी है। वे आज भी श्रम संघ के प्रति विचारों को आसानी से मानने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ श्रमिक आज भी सेवा योजकों को सब कुछ समझने को तैयार है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ना वफादारी भंग करना समझते हैं। श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति। भारत में कारखानों में कार्य करने के लिए श्रमिक गांवों से आते हैं, किंतु उनकी इच्छा सदैव ये बनी रहती है कि वे स्थायी रूप से गांव में ही रहे। अतः श्रमिक थोड़े समय शहर में कारखानों में कार्य करके रुपये कमाकर पुनः गांव में लौटना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें श्रम संघों में रुचि नहीं बन पाती है। शाही श्रम आयोग, रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने कहा है अधिकांश श्रमिक जागृत नहीं है। वे औद्योगिक वर्ग में नहीं आते हैं, वे कार्य के प्रति रुचि नहीं रखते हैं और आधुनिक उद्योग से इनका लगाव नहीं होता है। आयोग ने एक अन्य बात भी कही है कि भारतीय श्रमिकों का गांव से प्रेम तथा अस्थायी रूप से कारखाने में कार्य करना श्रम आंदोलन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अब नेक्स्ट, बाह्य नेतृत्व। भारतीय श्रम संघों की एक विशेषता ये भी है कि इनके नेतृत्व करने वाले नेता स्वयं श्रमिक नहीं है, वे राजनीतिक या समाज सुधारक ही होते हैं। ये नेता सामान्यतः श्रमिकों के हितों में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि अपने ही स्वार्थ सिद्धि करने में लगे रहते हैं। कभी कभी तो वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हड़ताल करवा देते हैं, जिससे न केवल श्रमिक का बल्कि देश का भी अहित होता है। इतना ही नहीं, ये श्रम संघों के धन का दुरुपयोग भी करते हैं। अतः भारतीय श्रम संघ आज भी आंदोलन में वास्तविक भूमिका नहीं निभा पाते हैं। श्रम संघों में एकता का अभाव। हमारे देश में अनेक छोटे मोटे श्रम संघ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी 4 मान्यता प्राप्त श्रम संघ है। इन सभी में प्राय एकता के दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। ये सैद्धांतिक आधार पर एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न है। अतः श्रम संघ संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। श्रम संघ आंदोलन इतिहास से बात का साक्षी है कि भारत में श्रम संघों में संघर्ष होते ही रहे हैं। संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही कई बार नए नए संघों का जन्म भी हुआ है। ऐसी परिस्थिति में श्रम संघों का ठोस रूप से विकास होना कठिन ही है। श्रमिकों में अनुशासनहीनता। भारतीय श्रमिक के अनुशासनहीन होने के कारण भी श्रम आंदोलन सफल नहीं हो पाते हैं। श्रमिक श्रम संघ के नियमों तो अपने नेता के आदेशों का पालन करने में रुचि नहीं दिखाते हैं, वे प्रायः इनकी अवहेलना ही करते हैं। नेताओं में भ्रष्टाचार। जैसा कि हम ऊपर भी बता चुके हैं कि भारत में श्रम संघों का नेतृत्व बाहर के आदमी ही करते हैं। सभी श्रमिकों में से कोई नेता नहीं होता है। ये नेता भी अवैतनिक होते हैं। अतः वे नेता अपने परिवार का पेट पालने के लिए नहीं बल्कि ऐशो आराम करने के लिए भी श्रम संघ के धन का दुरुपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने आप को सदैव के लिए नेता बनाए रखने के लिए भी अनेकों अनैतिक कार्य कर लेते हैं। संघों में वित्ताभाव।
हमारे देश में श्रमिकों के निधन होने से संघों में भी वित्त की कमी बनी रहती है। सदस्य समय पर अपना चंदा देने में असमर्थ रहते हैं और संघों के पास धन जमा नहीं हो पाता है। भारतीय श्रम संघों के अध्ययन करके रॉबर्टसन ने कहा है कि भारत में हमने कई कागजी श्रम संघ देखे हैं जिनके पास कोई विशेष कोष नहीं है और ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सदस्यों चंदा भी जमा नहीं करवाया था। श्रम संघ कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण हैं जिनमें सदस्यता शुल्क का बहुत कम होना, सदस्य शुल्क नहीं चुका पाना, श्रम संघों द्वारा सदस्य शुल्क वसूलने का प्रयास नहीं करना, पूर्ण श्रम शक्ति का सदस्य नहीं बनना, श्रमिक संघों का अधिक संख्या में होना आदि प्रमुख है। सांप्रदायिकता एवं जातीयता। भारत में विभिन्न जातियां एवं संप्रदाय विद्यमान हैं। इसका प्रभाव श्रम संघ पर भी पड़ा है। जाति के आधार पर श्रम संघ बनने लगे हैं और विभिन्न श्रम संघों में मतभेद होने लग गया है। फलस्वरूप जातियां एवं संप्रदाय भी श्रम आंदोलन में बाधक बन गए हैं। शाही श्रम आयोग ने इस संबंध में कहा है कि श्रम शक्ति भाषा, कुल, जाति के आधार पर विभक्त है। ये विभाजन करने वाले घटक श्रम शक्ति की एकता में बाधक है। भाषा व संस्कृति की भिन्नता श्रम संघ आंदोलन के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। निम्न जीवन स्तर असंतोषजनक कार्य दशाएं। भारत में श्रमिकों को न्यूनतम जीवन बिताने के लिए भी पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक कार्य करने पर भी अनेकों श्रम संघ अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में श्रम संघों की क्रियाओं के लिए समय निकालना श्रमिकों के लिए बहुत कठिन होता है। फलतः वे श्रम संघ की क्रियाओं में निरंतर भाग नहीं ले पाते हैं। इतना ही नहीं, कार्य करने की अच्छी दशाओं के अभाव में कार्य करते हुए बहुत शीघ्र ही थक जाता है और वह कार्य के समय के बाद श्रम संघों की क्रियाओं में भाग नहीं ले पाता है। इन कारणों से भारत में श्रम संघ का विकास बहुत बड़ी सीमा तक कुंठित ही रहा है। कल्याणकारी कार्यों का अभाव। चूँकि श्रम संघों के पास कोषों का अभाव है, अतः वे श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं कर पाते हैं। इससे श्रमिक श्रम संघों को हड़ताल का एक माध्यम नहीं समझने लगे हैं और श्रमिक इससे दूर होने लगे हैं। श्रम संघों में अनुशासनहीनता। हमारे देश में केवल श्रमिक ही अनुशासनहीन ही नहीं है, बल्कि कई बार श्रम संघ भी अनुशासनहीन प्रवृत्ति अपनाते हैं। ये अपने केंद्रीय संगठनों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तथा कभी कभी तो अपने नियमों, आचार संहिताओं का भी पालन भी नहीं करते हैं। राज्य स्तर पर किए गए समझौतों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। एक वैधानिक रूप से हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का श्रम संघों की प्रतिष्ठा विकास दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। अस्थिरता। भारतीय श्रम संघों की बड़ी कमजोरी ये भी है कि इनमें अस्थिरता पाई जाती है। श्रम संघों की संख्या कम ज़्यादा होती ही रहती है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा आपसी मतभेदों के कारण श्रम संघ समाप्त होते रहते हैं। इसके संबंध में डॉक्टर चार्ल्स ए मायर्स ने कहा है कि भारतीय श्रम संघ शिशु अवस्था में ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। पंजीकृत श्रम संघों का लगभग 10% भाग प्रतिवर्ष समाप्त हो जाता है। विशाल क्षेत्र। भारत एक विशाल देश है, अतः श्रमिक भी देश में फैले हुए हैं। उन श्रमिकों को संगठित करना बहुत कठिन है। नेक्स्ट, छोटा आकार। भारत में श्रम संघ बहुत है किंतु उनके सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, अतः वे थोड़े सदस्यों की सहायता से आंदोलन करने तथा सदस्यों के हेतु में कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। सर्वगिरी वीवी गिरी ने लिखा है कि भारत में श्रम आंदोलन के अविकसित रहने का एक प्रधान कारण अधिकांश श्रम संघों का आकार छोटा होना है। आंकड़े भी बताते हैं कि लगभग 80% श्रम संघों की सदस्य संख्या 300 से भी कम है। 10,000 से अधिक सदस्यों वाले श्रम संघों की संख्या तो 1% भी नहीं है। केवल 4% श्रम संघ ही ऐसे हैं जिनमें 2,000 या अधिक सदस्य हैं। बाह्य बाधाएं। दूसरी बाधा है बाह्य बाधाएं, एक्सटर्नल डिफिकल्टी। श्रम संघों की आंतरिक बाधाओं के अतिरिक्त कुछ बाह्य बाधाएं भी हैं जो उनके विकास की गति को धीमी किए हुए हैं। श्रम संघों की प्रमुख बाह्य बाधाएं निम्नलिखित है। सेवा योजकों की विरोधी प्रवृत्ति। भारतीय सेवा योजक श्रम संघों के प्रति विपरीत धारणा रखते हैं। वे श्रम संघों को लड़ाका संगठन समझते हैं जो केवल दो पक्षों के बीच झगड़ा करने के लिए बनाया जाता है, अतः वे इसी येन केन प्रकार समाप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध श्रम नेता श्री NM जोशी के अनुसार वे पहले इसी तिरस्कृत करते हैं और बाद में इसी नीचा दिखाते हैं और अंत में जब आंदोलन शुरू हो जाता है तो इसी मान्यता दे देते हैं। दूसरा, मध्यस्थों का विरोध। हमारे देश में भर्ती मध्यस्थों के माध्यम से की जाती है। मध्यस्थी गांवों से श्रमिकों को लाते हैं और कारखानों की आवश्यकतानुसार पूर्ति कर दिया करते हैं, किंतु श्रम संघों के होने पर इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अतः मध्यस्थ सदैव ऐसे प्रयत्न करते हैं जिससे वे संगठित न हो सके और उनका अस्तित्व बना रह सके। परिणामस्वरूप देश में श्रम संघों का विकास अवरुद्ध रहा है। सरकारी नीति। भारत सरकार की श्रम नीति भी श्रम आंदोलन के विकास में बाधक रही है। जब देश में अंग्रेजों का शासन था वे कभी श्रमिकों को संगठित नहीं होने देते थे। वर्तमान सरकार भी श्रम के लिए बाधक नहीं तो साधक भी नहीं कही जा सकती।
श्रम परामर्शदाताओं का अभाव। हमारे देश में श्रम विशेषज्ञों का अभाव है, अतः श्रमिकों को श्रम संबंधी मामलों पर सही परामर्श नहीं मिल पाता है, अतः वे श्रम संघों के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते हैं। औद्योगिक विकास की मंद गति। श्रम आंदोलन का इतिहास औद्योगिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश में पाश्चात्य देशों की तुलना में औद्योगिक विकास भी मंद गति से हुआ है, अतः श्रम संघों का मंद विकास होना ही स्वाभाविक ही था। इस प्रकार ये भारत में श्रम आंदोलन की बाधाएं हैं जिनका आपने आज अध्ययन किया है।